हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने सेकंड चैप्टर के बारे में स्टडी कर लिया था। सेकंड चैप्टर जो हमारा एसिड बेस एंड साल्ट्स था उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर आपका था वो केमिकल रिएक्शंस था और उसको कैसे बैलेंस किए जाते हैं एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ये था, ठीक है। उसके बारे में हम लोगों ने जाना है। आज का जो वीडियो है इसमें या आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस नए चैप्टर का नाम है, जैसे लिख दिया मैंने, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु। सबसे पहली बात तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये धातु और अधातु कैसे होते हैं, इनको अलग अलग कैसे पहचाना जा सकता है। हाउ विल वी डिस्टिंग्विश मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ओके। मेटल्स और नॉन मेटल्स में कैसे डिफरेंशिएट करें। कुछ नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे इसमें। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस समय टोटल हमारे अर्थ पे कितने एलिमेंट्स है, कितने तत्व पाए जाते हैं। इस समय हमारे अर्थ पर 118 एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, यानी 118 तत्व पाए जा रहे हैं। 118 एलिमेंट्स, ओके, जिसे आप क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। ध्यान दीजिए, टोटल कितना पाया जा रहा है, 118 एलिमेंट्स। इन 118 एलिमेंट्स में हमारे पास कितने मेटल्स है, कितने नॉन मेटल्स है, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो हम जानते हैं कि इसमें से मेटल्स और नॉन मेटल्स, जो मेटल्स हमारे पास है वो हमारे पास 84 मेटल्स है। क्लियर? कितने हैं? 84 मेटल्स है। और जो नॉन मेटल्स हमारे पास है वो 22 है। कितने हैं? 22। अगर हम नॉन मेटल्स को और मेटल्स को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास देखते हैं 6, 8 to 10, इतने ही सिर्फ हमारे पास क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को देखते। 82 हमारे पास क्या है, मेटल्स, और 22 क्या है, नॉन मेटल्स है। क्लियर? कैसे सबको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसको ऐड करते हैं 4 to 6 हो गया, 8 to 10 है, 106 ही हमारे पास क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स, सॉरी, मेटल्स और नॉन मेटल्स हो गए। अब बात आती है कि जो रिमेनिंग है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मेटेलॉइड्स है। क्या है? मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, इसे उपधातु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उपधातु के नाम से जाना जाता है। उपधातु क्या होते हैं, अब इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेटल्स को जान ले, उसकी क्या खूबी होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, भौतिक गुण क्या होते हैं उसमें, इसको जानने की कोशिश करें। फिर नॉन मेटल्स को जानने की कोशिश करें और फिर हम आएंगे मेटेलॉइड्स को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम मेटल्स की बात करते हैं और मेटल्स की बात करते हैं तो उसमें अगर उसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं मेटल्स की, तो मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसको देख करके हम जान सकते हैं कि हाँ ये मेटल्स है, ये हमारा नॉन मेटल्स है, ये हमारा मेटेलॉइड्स है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर सबसे पहले बात करते हैं हम मेटल्स की, तो मेटल में कुछ खास बातें होती है। वो खास बातें क्या होती है ये हम देखते हैं कि कौन कौन से खास बातें होती है। तो मेटल्स में शाइन होता है। सबसे पहली बात, मेटल में क्या होता है, शाइन होता है, जिसे हम लस्ट्रस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लस्ट्रस के नाम से जानते हैं। ओके, लस्ट्रस क्या होता है, मेटल्स के पास एक तरीके का शाइनिंग होता है, यानी चमक होती है, जिसको हम लस्ट्रस के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास मैलेबल होता है, ये डक्टाइल होता है। ओके, डक्टाइल होता, आघात वर्धनीयता इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आघात वर्धनीयता के नाम से जाना जाता है। डक्टाइल का मतलब तन्य होता है। डक्टाइल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? तन्य बोलते हैं। और ये हमारा होता है आघात वर्धनीयता।
आघात वर्धनीयता, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, आप जान लीजिएगा। इसका सेंस क्या निकलता है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी इसमें सोनोरस होता है। क्या होता है? सोनोरस होता है। सोनोरस क्या होता है? सोनोरस, ठीक है। और एक खास बात इसमें होती है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। ये कुछ खास बातें होती है मेटल में जिसको हमें हमेशा से याद रखना पड़ता है, तभी हम मेटल्स की डिफिनीशन दे सकते हैं या किसी को समझा सकते हैं। अब बात आती है शाइन का मतलब, जिसे लस्टर बोला। लस्टर क्या होता है? मेटल में एक प्रकार की चमक होती है जिसे लस्टर बोला था। चमक तो आपके आयोडीन में भी होता है और ग्रेफाइट में भी होता है। तो यहाँ पे हम एक वर्ड यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड आयोडीन। ये जो एक तरीके का आपके पास क्या होता है, इसमें भी आपके चमक होते हैं, लेकिन ये किस कैटेगरी में आ जाता है? नॉन मेटल की कैटेगरी में आ जाता है। इस कैटेगरी में आता है, नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है ग्रेफाइट और आयोडीन। इसीलिए मैंने लिखा कि ग्रेफाइट और आयोडीन के अतिरिक्त जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें शाइन होता है, और उस शाइन को मेटल के केस में हम उसको लस्ट्रस का नाम देते हैं, जो आपने यहाँ पे लिखा लस्ट्रस। नेक्स्ट इज आघात वर्धनीयता। क्या होता है? आघात वर्धनीयता क्या होता है या मैलिबिलिटी क्या होता है ये जानने की, ये एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की कि उसमें मैलिबिलिटी होती है, आघात वर्धनीयता होती है। आघात वर्धनीयता क्या होती है, ये बात अगर आप समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे। मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट बाय बीटिंग, बाय हैमरिंग, ओके। किसी भी मेटल को अगर हम पीटते हैं, किसी ऐसे रॉड से या किसी हथौड़े से पीटिए, तो पीटने के बाद उसे बिना तोड़े एक थिन शीट बना सकते हैं, एक पतली चादर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? आघात वर्धनीयता का गुण होता है मेटल्स में। यानी कहने का मतलब मेटल्स को, धातु को बिना तोड़े पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं या पतली चादर बना सकते हैं। ये मेटल की एक खास बात होती है जो आपके नॉन मेटल्स में नहीं पाए जाते। तो हम मेटल के साथ साथ नॉन मेटल्स को भी हम देखते हुए चले जा रहे हैं कि क्या होता है। तो क्या होता है? मेटल्स आघात वर्धनीयता होता है, इसको पीट करके पतली चादर बनाया जा सकता है इसका। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि मेटल के पास एक आघात वर्धनीयता होता है या मैलिबिलिटी की प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज है डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है? टाइल क्या होता है? मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मेटल्स का क्या बना सकते हैं? थिन वायर बना सकते हैं। थिन वायर का मतलब एक पतली सी धागा टाइप का हम बना सकते हैं। तारों में खींचने के इसमें गुण होते हैं, यानी तार बनने की कैपेसिटी होती है मेटल में बिना टूटे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आघात डक्टाइल बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। यानी मेटल्स के पास तन्यता होती है, डक्टिलिटी होती है। ओके, मेटल डक्टाइल होते हैं तभी जाकर के उसको तार बनाया जाता है। आपने देखा होगा घरों में जो हमारे वायरिंग होते हैं तो उसमें कॉपर का तार पड़ा होता है। आपने देखा कि बल्ब के अंदर टंगस्टन का पतला सा वायर होता है। लोहे के तार से जालियां बनाए जाते हैं जो हमारे विंडो वगैरह में लगे होते हैं। ये बात भी आपने देखा होगा। तो इसी तरीके से हम आघात वर्धनीयता और डक्टिलिटी के बारे में करते हैं। अब सबसे पहली बात, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा हमारे पास मेटल्स है जिसकी आघात वर्धनीयता सबसे ज्यादा होती है। सभी मेटल्स के पास आघात वर्धनीयता एक बराबर का नहीं होता है, यानी मैलिबिलिटी एक जैसा नहीं होता है, डक्टिलिटी एक जैसा नहीं होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एक जैसा नहीं होता है, शाइनिंग एक जैसा नहीं होता है, सब में डिफरेंट होते हैं। तो हमारे जो कुछ मेटल्स है, जैसे हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड या सिल्वर की बात करते हैं, गोल्ड AU जिसे औरम के नाम से जाना जाता है, यही आपका क्या होता है? गोल्ड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सोना बोलते हैं। या AG जिसे आप किस नाम से जाना जाता है? चांदी के नाम से जानते हैं। ये चीज जो हमारे पास होता है इसको सिल्वर के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। तो ये दोनों, इसके पास जो आघात वर्धनीयता होती है ये सबसे ज्यादा होती है।
इसके अलावा भी कॉपर में भी आघात वर्धनीयता होती है, एल्युमिनियम में भी आघात वर्धनीयता होती है। एल्युमिनियम में आघात वर्धनीयता कैसे होती है, इस बात को अगर आपको देखना है तो आपने देखा होगा कि बहुत से मिठाई के पैकेट, चॉकलेट्स जो पैक होते हैं एल्युमिनियम के रैपर में पैक्ड होते हैं, वो चीज़ आपने देखा होगा। तो सोचिए कितनी पतली चादर बनाई जा सकती है उससे, ठीक है। चांदी की आपने मिठाइयों में चिपका हुआ देख सकते हैं इस तरीके से। अगर आपके पास तन्यता की बात करें तो तन्यता गोल्ड में सबसे ज्यादा होती है। किसमें? गोल्ड, सॉरी, तन्यता जो है वो आपके गोल्ड में सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसके जो तार है कम से कम आपके 1 ग्राम तार से 2 किलोमीटर तक की दूरी का वायर बना सकते हैं। आप सोचिए कि कितनी पतली चादर उसको वायर बना सकते हैं जो कम से कम 2 किलोमीटर तक, अगर 1 ग्राम अगर सोना आपके पास है तो उसका अगर आप तार बनाना चाहे तो 2 किलोमीटर दूरी तक का तार बन सकता है। बात समझ पा रहे? तो सोचिए कि उसकी डक्टिलिटी कितनी होगी। उसके बाद आपके कॉपर का होता है, उसमें सिल्वर का भी उसमें होता है। कॉपर के तो वायर को आपने देखा ही है घरों में। तो इस तरीके से इसमें क्या होती है, डक्टिलिटी होती है, मैलेबिलिटी होती है। मेटल्स की ये प्रॉपर्टी से ही आप उसकी डेफिनेशंस देंगे। मेटल हैव अ characteristics, different characteristics than other elements, and the characteristics is physical lustrous. Metals have lustrous, malleability, ductility, sonorous, conductivity, and conductors of heat and electricity. These are the properties of physical properties of metals. Clear? By which we can identify that metals. Okay? That of metals. Clear? हम metals को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इतनी सी बात आ गई। 2 पॉइंट्स आपके पास और, एक सोनोरस है और एक कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब सोनोरस की बात करते हैं तो सोनोरस की बात करने में हम ये मेटल्स प्रोड्यूस अ यूनिक टाइप ऑफ साउंड व्हेन हैमरिंग इट। जब मेटल्स को आप पीटते हैं या ठोका लगता है मेटल्स पे तो एक अलग तरीके का ही साउंड प्रोड्यूस करता है। आप इस चीज को कैसे देखेंगे? आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल जाते हैं तो बेल बजती है, जब रिसेस में या इंटरवल में जब आपके बेल बजते हैं या प्रेयर टाइम में या लास्ट टाइम में स्कूल छुट्टी होते समय, तो जो बेल बजती है उसकी आवाज़ डिफरेंट टाइप का, उसको देख करके हम जानते हैं कि हाँ छुट्टी होना ही। वो जो डिफरेंट टाइप्स का जो आवाज़ है मेटल्स में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सोनोरस। अगर कोई धातु आपके हाथ से गिर जाए जमीन पे तब भी आवाज़ प्रोड्यूस करता है और उसको किस नाम से जानते हैं? सोनोरस के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो मेटल्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड, दिस नोन एज सोनोरस। किस नाम से जानते हैं? सोनोरस के नाम से जानते हैं। तो मैंने कहा ना कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हम जान सकते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या। ये सोनोरस का जो क्वालिटी है ये आपके नॉन मेटल्स में नहीं होता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट चीज हमारे पास है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कंडक्टर का मतलब होता है चालक, हीट यानी उष्मा का चालक और इलेक्ट्रिसिटी का चालक होता है, विद्युत का चालक होता है। कैसे होता है? हीट का चालक कैसे होता है? कभी भी आप किसी रॉड को लीजिए और इसको एक्सपेरिमेंटली देखिए, लोहे की रॉड लीजिए और आप एक तरफ गर्म करिए, या किसी कॉपर का वायर लीजिए और एक तरफ आप उसको गर्म करिए तो आपके हाथों तक हीट पहुंच जाएगा। आपने देखा होगा, या इसको एक्सपेरिमेंटली भी हम समझ सकते हैं। इस तरीके से हम जानते हैं जहां पे आप हीट कर रहे वहां से हीट कंडक्ट हो करके, चल करके कहां तक? आपके हाथों तक पहुंच जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? सुचालक होता है। ओके? कैसे? कॉपर का वायर, आपके जब वायरिंग होता है घरों में तो आपने देखा कॉपर का वायर होता है और आप स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जहां होता है वहां पे जल जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास होकर के उस बल्ब तक पहुंच गया, उस फैन तक पहुंच गया, आपके कूलर तक पहुंच गया, लेकिन स्विच तो कहीं और ही होता है जहां पे आपको ऑन करने पे होता है। क्यों? क्योंकि वो जो कॉपर का वायर है एक एंड से दूसरे एंड पे आपकी इलेक्ट्रिक करंट को पहुंचा रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का क्या होता है? कंडक्टर होता है, उष्मा का चालक होता है। कौन होता है? मेटल्स। इसके अलावा ग्रेफाइट जो आपका एक नॉन मेटल्स है, ये भी आपके
इलेक्ट्रिसिटी का चालक होता है, यानी विद्युत चालक होता है ग्रेफाइट। क्यों? अगर ग्रेफाइट आपको देखना है तो आप कहाँ देखिए, सेल लीजिए, जो बैटरी आते हैं उसमें देखिए, जो रेडियो के बैटरी है, सेल है, उसके अंदर एक ब्लैक कलर का रॉड पड़ा होता है जो आपकी ग्रेफाइट होता है, वो भी कंडक्टर का काम करता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ग्रेफाइट भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। क्लियर? तो मेटल्स हैव अ properties, different types of properties. These are lustrous, malleable, malleability, ductility, sonorous, and conductor of heat and electricity. These are the main points by which we can identify what is metals and what is नॉन मेटल्स। कौन सा मेटल्स है, कौन सा नॉन मेटल्स है, इसको बहुत आसानी से हम जान सकते हैं। ये जितनी भी चीजें हमने लिखाई है इसमें से आपके ग्रेफाइट को मैंने पहले में बोल दिया, और आयोडीन जो आपका क्या होता है, नॉन मेटल्स होता है, इसमें एक तरीके का लस्ट्रस होता है, चमक होता है, शाइन होता है, ये बात हमने देख लिया। दूसरा कंडीशन, इलेक्ट्रिसिटी के केस में ग्रेफाइट में होता है, आयोडीन में नहीं होता है, ये चीज जान लीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी का ये कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। इतनी सी बात हमने जान ली। ओके, इसके अलावा कुछ भी आपके इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिलहाल के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम नहीं बता सकते। दूसरा एक मेथड हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, और उसमें भी हमें मेटल्स नॉन मेटल्स को अलग करना है, जो आपका मेन इंपॉर्टेंट होगा, और वो आपके किसी भी केमिकल रिएक्शंस को रिटर्न से आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे, जो आगे चल करके आपको वही रिएक्शन से ही समझाना पड़ेगा। खैर, जब इतनी सी बात कर लेते, एक छोटा सा टर्म आया था, अब यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल दोनों आइडेंटिफाइड हो गया। जो आपके मेटल्स में होते हैं वो नॉन मेटल्स में नहीं होते। जहाँ जहाँ एक्सेप्ट अलावा होता था वहाँ पे मैंने दिखा दिया कि कौन सा ग्रेफाइट और आयोडीन है, और एक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर आपके ग्रेफाइट है, इसके बारे में मैंने समझा दिया था। ठीक है, अब आती है बात कि एक वर्ड हमने यूज किया था, उपधातु या मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स हैव बोथ कैरेक्टर्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। कुछ एलिमेंट्स, कुछ तत्व हमारे पीरियडिक टेबल में या कुछ हमारे अर्थ में है जिसमें आपके धातु और अधातु दोनों के प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं, शो करते हैं। ऐसे तत्व को हम उपधातु के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब कुछ तत्व जो धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है उसको हम उपधातु के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसके बारे में भी हल्का सा डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे पीरियडिक टेबल्स बनाया गया, जो आगे चैप्टर है हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन इस पीरियडिक टेबल्स जो भी बना है, पीरियडिक टेबल जो भी बना है, इसमें मेटल्स को कैटेगराइज किया गया, क्लासिफाइड किया गया। 118 एलिमेंट्स है, उसको अलग अलग उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके जो गुण होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग किया गया। लेकिन अगर ब्रॉडली देखें कि जितने भी एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं हमारे अर्थ क्रस्ट पर, हमारे पृथ्वी पर जितने भी एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, उसको मेनली 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया, और एक छोटा सा कैटेगरी आपकी किसमें क्लासिफाइड कर दिया गया है, एक छोटा सा उपधातु में कर दिया गया। यानी ब्रॉडली अगर देखा जाए, क्लासिफाइड यानी वर्गीकृत किया गया है मेटल्स को, एलिमेंट्स को, वो धातु और अधातु। ठीक, तो अगर हम इतनी सी बात जान गए तो जितने भी एलिमेंट्स है हम 82 को किसमें कर देंगे, मेटल्स में, और 22 को नॉन मेटल्स में कर देंगे, बाकी को मेटलॉइड्स में कर देंगे। कुछ बुक्स हमारे पास है जिसमें 92 एलिमेंट्स जो वो मेटल्स दे रखा है, वो क्यों है, कैसे है, इसके बारे में समझेंगे। इसमें से मैंने बोला कि 118 में से कुछ हमारे पास नेचुरल प्राकृतिक है, जो अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। तो अर्थ क्रस्ट पे पाए जाने वाले जो है वो कौन कौन से, इसके बारे में हमने जानना है। और आर्टिफिशियल जो लोग लेबोरेटरी में बनाए गए हैं कुछ, वो कौन कौन से एलिमेंट्स है, इसके बारे में भी हमें जानना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं इसमें कि हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो मेटल्स है वो कौन से हैं। तो हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाले मेटल्स है
वो आपका एल्युमिनियम है, जो पूरे अर्थ क्रस्ट का यानी पृथ्वी की सतह का पूरे वो 7% है। इसके बाद जो सबसे सेकंड नंबर का एलिमेंट्स है, मेटल्स है, वो कौन सा है? तो सेकंड नंबर का जो मेटल्स है वो आपके आयरन है, जिसे हम लोहा बोलते हैं, वो 4% है। इसके बाद अगर हम एक डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से देखना चाहे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हमारा कौन कौन सा होता है, क्या क्या चीज पाए जाते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो हम पाते हैं एल्युमिनियम, लोहा, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। ये एक इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी घटता हुआ क्रम का ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट पे पाए जाने वाला जो मेटल्स है वो कौन सा है? याद रखिएगा, एल्युमिनियम है, जो पूरे पृथ्वी का 60% पाया जाता है बाय मास। और उसके बाद अगर देखते हैं तो आयरन पाया जाता है, जो आपके 4% होता है। उसके बाद देखा जाए तो आपके पास कैल्शियम है, और उसके बाद देखा जाए तो मैग्नीशियम है, और उसके बाद देखा जाए तो आपके सोडियम है, देन पोटेशियम है। इस तरीके से आपके मेटल्स का एक डिक्रीजिंग ऑर्डर धीरे 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 हमारे अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हमारा एलिमेंट्स इस डिफ्रेंशिएट है पूरे अर्थ पे। और इसके बारे में आगे और कॉन्सेप्ट हम देने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि और कोई कॉन्सेप्ट है मेटल्स को डिफरेंशिएट, मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट करने का। डेफिनेटली यार बहुत स्टैंडर्ड मेथड है जिसको हम लोग जानेंगे, और जैसे ही जानेंगे उसके बाद पूरा का पूरा हो जाता है एक आइडेंटिफाई करने का कि मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हमारे पास नहीं रहता। ये तो एक अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस, जिसको देख करके हम जानते हैं, लेकिन इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग करना है, जानना है। क्लियर? ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।